हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजयता लेक्चर मैकेनिकल इंजीनियरिंग गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। ME303 सब्जेक्ट में आज हम चैप्टर 3 जिसका नाम है स्टीम कंडेंसर, इसके बारे में पढ़ेंगे। किसी भी ऊष्मा इंजन में अगर कोई कार्यकारी तरल होता है, उसके प्रसरण के कारण ही कार्य प्राप्त होता है। तो तरल की निश्चित मात्रा का जिसमें निम्न दाब तक प्रसरण होता है, उतना ही अधिक कार्य प्राप्त होता है। परंतु प्रसरण के बाद दाब यदि वायुमंडलीय दाब से कम हो जाता है तो इंजन में से कार्यकारी तरल को बाहर निकालना कठिन होता है। तो अंतर्दहन इंजनों में तो प्रसरण के पश्चात कार्यकारी तरल का उपयोग नहीं होता है, अतः प्रसरण वायुमंडलीय दाब तक करने के पश्चात गैसों को वायुमंडल में निकाल दिया जाता है। परंतु भाप इंजन व भाप टरबाइन में कार्यकारी तरल भाप होने के कारण उसको प्रसरण के पश्चात पानी में बदलकर वापस बॉयलर में काम में लिया जा सकता है। इसलिए भाप टरबाइन में प्रसरण के बाद भाप एक बंद बर्तन में प्रवेश करती है जिसमें कि दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है। इस बंद बर्तन को द्रवणित्र या फिर कंडेंसर कहते हैं। इसमें ठंडे पानी की सहायता से भाप को द्रवणित किया जाता है। भाप द्रवण के कारण पानी में बदल जाती है। इस कम दाब को बनाए रखने के लिए वायु पंप द्वारा वायु और अघुलनशील गैसों को द्रवणित्र से लगातार बाहर निकाला जाता रहता है। द्रवण से प्राप्त गर्म जल को दाब बढ़ाकर वापस से बॉयलर में हम भेज दिया जाता है। तो हम इस प्रकार से जो द्रवणित्र होता है उसके ये निम्न कार्य या फंक्शंस होते हैं। तो जो मुख्य कार्य है द्रवणित्र का वो ये है कि भाप इंजन व भाप टरबाइन में भाप के निकास की ओर बहुत ही कम पश्च दाब वायुमंडलीय दाब से बहुत कम दाब को बनाए रखना। इसके फलस्वरूप अधिक कार्य प्राप्त होता है। दूसरा इसका कार्य है कि निकास के द्रवण से प्राप्त गर्म व शुद्ध जल को उष्णकूप हॉट वेल में एकत्रित करना। इस गर्म जल को फिर पंप के द्वारा दाब बढ़ाकर वापस बॉयलर में भेज दिया जाता है। इस प्रकार से बॉयलर में गर्म जल भेजने से बॉयलर में आवश्यक ईंधन की बचत होती है। इससे एयर और जो दूसरे नॉन कंडेंसिबल गैसेज जो होती हैं उसको स्टीम में से निकाल दिया जाता है। इससे कि हीट ट्रांसफर रेट भी इंक्रीज हो जाती है बॉयलर में। अब किसी कंडेंसिंग प्लांट जो द्रवणित्र संयंत्र के मुख्य अवयव निम्न प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं। पहला जो अवयव है वह है द्रवणित्र, जिसमें कि भाप को द्रवणित किया जाता है। दूसरा अवयव है एयर एक्सट्रैक्शन पंप। भाप के अंदर जो भी स्टीम कंडेंसर के अंदर अगर वायु है तो उस वायु को निकालने के लिए एयर एक्सट्रैक्शन पंप, जिसे वायु पंप कहते हैं, इससे द्रवणित भाप वायु अन्य गैसों तथा अद्रवणित जल वाष्प को द्रवणित्र से निकाला जाता है। दूसरा कंपोनेंट है कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप। यह वह पंप है जिसकी सहायता से द्रवणित्र को कंडेंसेट को द्रवणित्र से बाहर निकाला जाता है। तीसरा है कूलिंग वाटर सर्कुलेटिंग पंप। यह इस पंप की सहायता से कूलिंग वाटर को कूलिंग टावर में सर्कुलेट किया जाता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है हॉट वेल उष्णकूप, जिसमें कि द्रवणित भाप से प्राप्त उष्ण जल को एकत्रित किया जाता है। फिर है कूलिंग टावर, जिसे शीतलन बुर्ज कहते हैं हिंदी में। तल द्रवणित में काम आने वाला यह शीतलन जल को फिर से ठंडा करने हेतु काम में आता है। मेकअप वाटर पंप, जो पानी की क्षति हुई है उसको और पानी भरने के लिए ये वाटर पंप काम में लिया जाता है। बॉयलर फीड पंप, बॉयलर के अंदर जो पानी है उसको पहुंचाने के लिए इस पंप का दाब पानी का दाब बढ़ाने के लिए इस पंप का उपयोग किया जाता है। तो आप चित्र में आप देख सकते हैं ये सभी
द्रवित संयंत्र के मुख्य अवयव हैं। ये कंडेंसर के अंदर कूलिंग वाटर का ये जो फ्लो परिपथ नज़र आ रहा है, कूलिंग वाटर यहाँ कूलिंग वाटर पॉन्ड से आता है, उसके बाद में ये कंडेंसर में हीट एक्सचेंजर से होता हुआ और फिर कूलिंग वाटर में जाता है कूलिंग टावर के अंदर। कूलिंग टावर में यह फिर से ठंडा होता है एयर के कांटेक्ट में आने से, और एक पंप की सहायता से कंडेंसर में वापस इसको भेज दिया जाता है। इस प्रकार से ये कूलिंग वाटर का सर्कुलेटिंग पाथ है। दूसरा पाथ है स्टीम का। जो भी टरबाइन से स्टीम आ रही है वो यहाँ पे कंडेंसर के अंदर ठंडी होती है, कंडेंस होती है, और यहाँ पे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप है। इस पंप की सहायता से इस कंडेंसर के अंदर से कंडेंसेट को बाहर निकाला जाता है। जो भाप है वो पानी में बदल जाती है, हॉट वेल के अंदर इकट्ठा हो जाता है ये पानी कंडेंसेट, और बॉयलर फीड पंप की सहायता से दाब बढ़ा के फिर से उसको बॉयलर के अंदर भेज दिया जाता है। यहाँ पे एक एयर पंप आप देख सकते हैं। जितनी भी अघुलनशील गैसेज और एयर होती है वह कंडेंसर में से एयर पंप की सहायता से बाहर एटमॉस्फेयर में निकाल दी जाती है। इससे जो कंडेंसर है इसकी दक्षता बढ़ती है। कंडेंसर के जो एडवांटेजेस हैं, लाभ हैं, वो देख सकते हैं। इससे वर्क आउटपुट जो है साइकिल का वो बढ़ता है, थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, कॉस्ट की सेविंग होती है क्योंकि ईंधन की खपत कम होती है। इससे कॉस्ट ऑफ वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट भी कम होती है क्योंकि बॉयलर में प्योर फीड वाटर अवेलेबल होता है। अब है क्लासिफिकेशन ऑफ कंडेंसर। द्रवयंत्रों को किस प्रकार से हम वर्गीकृत कर सकते हैं। तो पहला जो आधार है वह है टाइप ऑफ फ्लो के आधार पर। तो इसमें पैरेलल फ्लो, काउंटर फ्लो, क्रॉस फ्लो कंडेंसर होता है। फिर है अकॉर्डिंग टू द कूलिंग एक्शन, जेट कंडेंसर और मिक्सिंग टाइप, लो लेवल पैरेलल फ्लो। जेट कंडेंसर के प्रकार हैं ये 4 प्रकार के जेट कंडेंसर होते हैं। लो लेवल पैरेलल फ्लो, लो लेवल काउंटर फ्लो, हाई लेवल जेट कंडेंसर और इजेक्टर जेट कंडेंसर। फिर है सरफेस कंडेंसर, नॉन मिक्सिंग टाइप के अंदर डाउन फ्लो, सेंट्रल फ्लो, इन्वर्टेड फ्लो, इवेपोरेटिव टाइप और रीजनरेटिव टाइप सरफेस कंडेंसर। तो हम पहले मुख्य जेट जो कंडेंसर है उसके बारे में हम जानेंगे। ये इसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रधान द्रवयंत्र। इसमें शीतल जल निष्कासित भाप के साथ सीधे संपर्क में आता है। साधारणतः शीतल जल को भाप पर फुहार के रूप में भेजा जाता है और इससे भाप शीघ्र द्रवित हो जाती है। द्रवित से बाहर निकलते समय शीतल जल तथा द्रवितक दोनों का तापमान एक हो जाता है, परंतु द्रवितक को बॉयलर प्रभरण के लिए अलग नहीं किया जा सकता है। इसमें आप देख सकते हैं, पहला जो देखते हैं हम लो लेवल जेट कंडेंसर। इस प्रकार के द्रवयंत्र संयंत्र की कुल ऊंचाई इतनी होती है कि इसको भाप इंजन या भाप टरबाइन के सीधे नीचे लगाया जा सकता है। भाप से प्राप्त द्रवितक को द्रवयंत्र से निकालने के लिए एक द्रवितक पंप का उपयोग किया जाता है। शीतल जल द्रवयंत्र कक्ष में उत्पन्न निर्वात से स्वतः ही ऊपर खिंचता रहता है। दूसरा प्रकार के हम देख सकते हैं हाई लेवल जेट कंडेंसर। इसको बैरोमेट्रिक जेट कंडेंसर भी कहते हैं। इसमें द्रवण कक्ष को उष्ण कूप से 12 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रखा जाता है। इससे यह लाभ होता है कि निकास पंप की आवश्यकता नहीं पड़ती है क्योंकि ऊंचाई के कारण द्रवितक स्वतः ही गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे की ओर प्रवाहित होता रहता है, परंतु द्रवयंत्र में शीतल जल भेजने के लिए एक पंप की इसमें आवश्यकता होती है। लो लेवल काउंटर फ्लो जेट कंडेंसर में आप देख सकते हैं, इसके अंदर भाप और कूलिंग टावर दोनों ही विपरीत दिशा में प्रवाहित करते हैं, जबकि पैरेलल फ्लो के अंदर कूलिंग वाटर और स्टीम दोनों ही मिक्स होकर आपस में पैरेलल समानांतर दिशा में प्रवाहित करते हैं।
फिर है इजेक्टर कंडेंसर, इसको हिंदी में बोलते हैं निष्कासक द्रवितक। इस प्रकार के द्रवणित्र में इंजन या टरबाइन से निकलने वाली भाप व शीतल जल श्रेणीबद्ध संयुक्त शंकुओं में मिश्रित होते हैं। जल की गतिज ऊर्जा द्वारा द्रवितक को वायुमंडल से अधिक दाब पर उष्ण कूप में एकत्रित किया जाता है। यहाँ पे कई सारे नोजल रूपी संरचना होती है जिससे कि यहाँ पे दाब जो है वो कम हो जाता है। जेट कंडेंसर के क्या एडवांटेजेस हैं देख सकते हैं आप कि इनकी डिज़ाइन बहुत ही सिंपल होती है, ये बहुत ही सस्ते होते हैं, इनके लिए लेस फ्लोर एरिया की आवश्यकता होती है। जबकि डिसएडवांटेज इस प्रकार से हैं कि इनमें जो कंडेंसेट होता है वो प्योर नहीं होता है, क्योंकि इसमें कूलिंग वाटर और सीप दोनों ही मिक्स हो जाती हैं, उनको फिर से रीयूज नहीं किया जा सकता है, इनकी वैक्यूम एफिशिएंसी भी कम होती है। अब हम बात करते हैं सरफेस कंडेंसर की, जैसे आप चित्र में देख सकते हैं। इनमें सबसे पहले सरफेस कंडेंसर में पहला जो प्रकार है वह है डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर। डाउन फ्लो सरफेस कंडेंसर के अंदर एग्जॉस्ट स्टीम जो होती है टरबाइन से निकलने वाली, वह कंडेंसर के टॉप से एंटर करती है, वो शेल के अंदर से फ्लो, ये पूरा शेल है और कई सारी ट्यूब्स लगी हुई होती हैं, शेल ट्यूब्स के ऊपर से फ्लो करती हुई नीचे की तरफ जाती हैं। जबकि जो कूलिंग वाटर है वो ट्यूब्स के अंदर फ्लो कर रहा होता है और यह डबल पास होता है, मतलब कि दो दिशाओं के अंदर मूव करता है, पहली बार गुजरता है उसके बाद में ऊपर की तरफ से फिर से ट्यूब्स में ये गुजरता है। द कोल्ड वाटर फ्लो इन लोअर साइड फर्स्ट, सबसे पहले लोअर साइड की तरफ फ्लो करता है, उसके बाद में अपर साइड के पास रिवर्स डायरेक्शन के अंदर ये फ्लो करता है, इससे कि मैक्सिमम हीट ट्रांसफ़र होता है। तो स्टीम जो है वो तो कंडेंस होके यहाँ पे कंडेंसेट एक्सट्रैक्शन पंप के द्वारा बाहर निकाली जाती है, और कूलिंग वाटर जो है वो एक्सट्रैक्ट होता रहता है। यहाँ पे जो है एयर पंप लगा रहता है जो कि एयर को एक्सट्रैक्ट करता है। यहाँ पर जो ट्यूब्स होती हैं वाटर की, वह बैफल के द्वारा डिवाइडेड रहती हैं। दूसरा प्रकार है सेंट्रल फ्लो केंद्रीय प्रवाह तल द्रवणित्र। यह अधोवर्ती प्रवाह तल द्रवणित्र में भाप जल नलिकाओं के केवल ऊपरी भाग के संपर्क में ही आती हैं, चारों तरफ बाहरी सतह के संपर्क में कम आती हैं। भाप को जो जल नलिकाओं की बाहरी सतह को की पूरी परिधि के संपर्क में रखने के लिए जो भाप है उसको प्रवाह को केंद्र की तरफ अक्षीय दिशा में किया जाता है। इसके लिए वायु पंप के चूषण नल को द्रवणित्र की जल नलिकाओं के मध्य में रखा जाता है। द्रवितक को नीचे के भाग से एक निकास पंप के द्वारा निकाला जाता है तथा वायु को केंद्र से निकाला जाता है। फिर है विपरीत प्रवाह तल द्रवणित्र, इसमें आप देख सकते हैं इस प्रकार के द्रवणित्र में वायु निष्कर्षण पंप एयर एक्सट्रैक्शन पंप का चूषण नल द्रवणित्र कोश के ऊपर के भाग से जुड़ा रहता है। रेचक भाप द्रवणित्र के नीचे भाग से प्रवेश करके ऊपर की ओर जाती है तथा बाहरी सतह की तरफ प्रवाहित होती हुई वापस नीचे की ओर प्रवाहित होती है। द्रवितक निष्कर्षण पंप द्रवणित्र के नीचे के भाग से जुड़ा हुआ रहता है। फिर हम बात करते हैं इवेपोरेटिव कंडेंसर की, जो कि हिंदी में इसको बोलते हैं वाष्पनिक द्रवणित्र। तो यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं इस प्रकार के द्रवणित्र में कोई कोश नहीं होता है। इस प्रकार द्रवणित्र वायुमंडल में खुला रहता है। भाप इंजन से निष्कासित भाप एक साथ जुड़ी हुई पंखित नलिकाओं में से प्रवाहित होती रहती है तथा इनका निर्गम एक आर्द्र वायु पंप से जुड़ा रहता है। शीतल जल को एक पंप की सहायता से इन भाप नलियों के ऊपर छिड़का जाता है। शीतल जल को इस प्रकार से छिड़कने से जल पतली परत के रूप में नालियों में से प्रवाहित होता है। प्राकृतिक अथवा बलकृत वायु प्रवाह द्वारा इस जल परत का वाष्पन होता रहता है। वाष्पन के लिए इस जल परत को वाष्पन की एंथैल्पी नलिकाओं में प्रवाहित होने वाली भाप से प्राप्त होती है।
जिससे कि भाप द्रवित होती रहती है। वायुमंडल में वायु की गति जितनी तेज होगी उतना ही जल्दी वाष्पन होता है और उतनी ही शीघ्रता से भाप द्रवित होती है। अब वाष्पित हुआ शीतल जल नलिकाओं के नीचे लगे एक जल संग्राहक टंकी में एकत्रित होता है, जिसे फिर पंप करके शीतल जल के रूप में काम लिया जाता है। तो इस प्रकार का द्रवित अधिकतर उस भाप संयंत्र के लिए काम आता है जहाँ पर पानी की बहुत कमी होती है। इस प्रकार के द्रवित में बहुत कम शीतल जल की आवश्यकता होती है, यहाँ तक कि सर्दी के दिनों में तथा कम शक्ति वाले संयंत्रों जो कि शीतल जल की आवश्यकता कम रहती है। लेकिन ये जो द्रवित्र होते हैं घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इनका उपयोग नहीं होता है, क्योंकि इनसे वातावरण खराब होता है और बादल बन जाते हैं, क्योंकि ये खुला हुआ होता है। केवल ये छोटे संयंत्रों के लिए के काम में ही आता है। तो सरफेस कंडेंसर के जो एडवांटेज है वो है वैक्यूम एफिशिएंसी अधिक होती है, प्योर कंडेंसेट मिलता है क्योंकि कूलिंग वाटर और स्टीम जो है आपस में डायरेक्ट मिक्सिंग इनकी नहीं होती है। लो क्वालिटी कूलिंग वाटर को भी काम में लिया जा सकता है। इससे स्टीम जो है उसका एक्सपेंशन हायर प्रेशर रेशियो तक हो पाता है। डिसएडवांटेज ये है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट होती है, कूलिंग वाटर की रिक्वायरमेंट अधिक होती है, इसका कंस्ट्रक्शन भी कॉम्प्लिकेटेड होता है। मेंटेनेंस कॉस्ट अधिक होती है, कॉस्टली होते हैं ये, स्किल्ड वर्कर की आवश्यकता होती है और लार्ज फ्लोर एरिया की आवश्यकता होती है। अब हम अगर दोनों कंडेंसर को कंपेयर करें, जेट और सरफेस कंडेंसर, तो आप देख सकते हैं जेट कंडेंसर जो होते हैं इनकी प्रारंभिक लागत कम होती है, अनुरक्षण व्यय कम होता है, बनावट सरल होती है, कम स्थान घेरते हैं, भाप और शीतल जल दोनों आपस में डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, तो कम शीतल जल की आवश्यकता होती है। लेकिन जेट कंडेंसर के डिसएडवांटेज है कि इसमें इनका जो कंडेंसेट होता है हॉट वेल से, उसको हम फीड वाटर के लिए बॉयलर के अंदर काम में नहीं ले सकते, क्योंकि ये अशुद्ध होता है। इसमें कम निर्वात उत्पन्न होता है इन कंडेंसर के अंदर, और शीतल जल जो है कूलिंग वाटर वो शुद्ध जल होना चाहिए। इसमें वायु पंप की आवश्यकता भी अधिक होती है, बड़े वायु पंप की आवश्यकता होती है। जबकि सरफेस कंडेंसर जो होता है उसकी प्रारंभिक लागत कम होती है, मेंटेनेंस कॉस्ट भी अधिक होती है, बनावट जटिल होती है, अधिक स्थान घेरते हैं, जल के सीधे संपर्क में नहीं आते हैं, तो इसलिए अधिक शीतल जल की आवश्यकता होती है। इससे जो उच्च निर्वात उत्पन्न होता है इन कंडेंसर से टरबाइन में, टरबाइन की थर्मल एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वर्क आउटपुट इंक्रीज होता है, छोटे वायु पंप की आवश्यकता होती है, संयंत्र की जो दक्षता है वो बढ़ती है, जो कूलिंग वाटर है वो किसी भी क्वालिटी का हम इसमें काम में ले सकते हैं। तो ये मेन कंपैरिजन है दोनों प्रकार के कंडेंसर्स के अंदर। अब हम एयर लीकेज की बात करते हैं कि द्रवयंत्र में जो वायु है उसके लीकेज के स्रोत क्या क्या हैं वो हम देखते हैं। तो द्रवयंत्र में दाब सदैव वायुमंडलीय दाब से कम होता है, इसलिए द्रवयंत्र के विभिन्न भागों के जोड़ों में से होकर वायु द्रवयंत्र में प्रवेश कर जाती है। दूसरा है, अगर द्रवयंत्र का कोश जो है उसकी ढिलाई सरंग्र है तो इन छिद्रों में से भी वायु जो है वो द्रवयंत्र में प्रवेश कर जाती है। प्रवरण जल में भी हमेशा वायु घुली हुई रहती है, तो वहाँ से भी वायु कंडेंसर में आ जाती है। प्रधार द्रवयंत्र जेट कंडेंसर के अंदर, क्योंकि वो डायरेक्ट मिक्सिंग होती है कूलिंग वाटर और स्टीम की, तो वहाँ पे भी शीतल जल के अंदर घुली हुई वायु द्रवयंत्र में आकर इकट्ठी हो जाती है। अब ये एयर लीकेज के क्या प्रभाव होते हैं, तो पहला जो है वो है वायु द्रवयंत्र में प्रवेश करके द्रवयंत्र का दाब बढ़ाती है, तो इसके फलस्वरूप जो है टरबाइन का पश्च दाब अधिक हो जाता है और भाप की किसी निश्चित मात्रा द्वारा लिए गए कार्य जो है वो कम उत्पन्न होता है, वर्क डन टरबाइन का कम हो जाता है। द्रवयंत्र की निर्वात दक्षता वैक्यूम एफिशिएंसी कम हो जाती है। वायु के विद्यमान होने से भाप का आंशिक दाब कम हो जाता है, जिससे कि भाप के
वाष्पन की एंथैल्पी बढ़ जाती है, अतः इसे द्रवणित करने के लिए अधिक शीतल जल की आवश्यकता होती है। अधिक वायु के विद्यमान होने से द्रवण की दर कम हो जाती है, क्योंकि इस दशा में शीतल जल की निश्चित मात्रा को भाप तथा वायु दोनों में से ऊष्मा निकालनी पड़ती है। अधिक वायु को द्रवणित से निकालने के लिए बड़े वायु पंप की आवश्यकता पड़ती है और बड़े पंप को चलाने के लिए अधिक शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अधिक वायु से द्रवणित में जंग लगने की प्रक्रिया भी तीव्र हो जाती है। तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स हैं एयर लीकेज के। इसी के लिए इसके कारण से हमें कंडेंसर में एयर लीकेज को रोकना आवश्यक है और इसके लिए वायु पंप लगाए जाते हैं। अब देख सकते हैं हम कि जो कंडेंसर है उसमें वैक्यूम जो है वो उसका क्या फॉर्मूला होता है। हम जानते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस वैक्यूम गेज प्रेशर कंडेंसर के अंदर। तो स्टीम कंडेंसर जो है उसमें वैक्यूम जो है उसको बनाए रखने के लिए एयर पंप्स की आवश्यकता होती है। अब हम देख सकते हैं कि कंडेंसर के अंदर जितना वैक्यूम क्रिएट करेंगे उससे रैंकिन साइकिल की एफिशिएंसी पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो हम इसमें देख सकते हैं बिना कंडेंसर के जो साइकिल है वो है 1 2 3 4 और कंडेंसर लगाने के बाद जो दाब है टरबाइन का बैक प्रेशर वो रिड्यूस कर दिया गया है P4 पर। तो अगर स्टीम कंडेंसर है उसका वैक्यूम जो है वो इंक्रीज कर दिया जाए, टरबाइन का बैक प्रेशर जो है वो घटा दिया जाए और ज़्यादा, तो साइकिल की जो एफिशिएंसी वो कैसे बढ़ेगी, वर्क आउटपुट इंक्रीज होगा। तो बिना कंडेंसर के जो एफिशिएंट साइकिल है वो है 1 2 3 4 और कंडेंसर के द्वारा बैक प्रेशर को रिड्यूस करके वैक्यूम क्रिएट करके ये जो साइकिल बनी है वो है 1 2 3 4। तो आप देख सकते हैं ये TS डायग्राम है, इसमें ये यहाँ पे जो एक्सपांशन है वो इंक्रीज़ हुआ है। एक्सपांशन प्रोसेस जो स्टीम है टरबाइन के अंदर 3 पॉइंट से लेके एक्सपांड होती है कहाँ तक, 4 पॉइंट तक। तो एक्सपांशन के कारण वर्क भी हमें अधिक मिला है और इस कारण से वर्क डन इंक्रीज होने से थर्मल एफिशिएंसी साइकिल की इंक्रीज होती है। तो इस प्रकार से हमने आज कंडेंसर के बारे में पढ़ा, इसके प्रकार और इसका साइकिल जो रैंकिन साइकिल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है एफिशिएंसी पे, इसके बारे में हमने जाना।